Hello everyone, welcome to Artistic Atom channel. I'm Fatima and this is part 2 of Organic Reaction series. इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एडिशन रिएक्शन का लास्ट टॉपिक और उसके साथ ही साथ हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे. उसमें से हम लोग सिर्फ कवर करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में लास्ट टॉपिक जो है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन. अभी ये जो पॉलीमराइजेशन इस वर्ड का मतलब है उसके नाम में ही छुपा हुआ है. पॉली मतलब होता है मेनी, ओके, एंड पॉली और एन मराइजेशन मीन्स होता है एडिशन. ओके, सो जब हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स को एन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जिसमें क्या होते हैं उसी सेम स्मॉल यूनिट के बहुत सारे यूनिट्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलीमर. सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर समझो मेरे पास इथीन है, ठीक है, अब मैंने इथीन का क्या कर दिया है एक मोनोमर बनाया. मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट. तो जब मैंने इसका सिंगल यूनिट बनाया है तो वो सिंगल यूनिट कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, ये एन नहीं रहेगा वहां पर, एन यहाँ पर रहेगा. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोमर बोलेंगे. जब हम उसी मोनोमर को पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाएंगे तो वो जो एन यहाँ पर होगा ना वो एन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो उसके बाद उसका मतलब क्या होगा इस एन का यहाँ पे आने का, उसका मतलब हो जाएगा कि ये जो मोनोमर था ना ये अपने आप को रिपीट करके केमिकली बॉन्डेड हो गया है अपने ही यूनिट से और इसने ये जो न्यू कंपाउंड बनाया है ना इसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर. ओके, अगर सपोज करो उस रिएक्टेंट का नाम इथीन है तो उसके प्रोडक्ट को हम बोलेंगे पॉलीइथीन. ओके, या फिर हम इस वाले को बोल सकते हैं पॉलीथीन जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. पॉलीथीन बैग, इट इज नथिंग बट दिस मटेरियल. और सपोज करो अगर वहां पे समझो मेरे पास विनाइल क्लोराइड है तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा मैं उसको बोलूंगी पॉलीविनाइल क्लोराइड. ऐसे हम लोग क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन में नेम करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को. तो रिएक्टेंट का ही नाम यूज करके सिर्फ पॉली अटैच करके हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं. अभी ये रिएक्शन समझने के लिए पहले इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है बिकॉज एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स पॉलीमर का रिएक्शन हो वो आराम से करने के लिए आएगा. तो अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्योंकि अभी इथीन देखो वो स्टेबल है, उसको रिएक्शन करवाना है उसके खुद के यूनिट्स के साथ में. तो क्या करना पड़ेगा उसका जो बॉन्ड है उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा. अब वो करवाने के लिए कुछ और एक रिएक्टिव स्पीशीज उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी. तो वो रिएक्टिव स्पीशीज ऐड करने से पहले उसको बनाना भी पड़ेगा ना. तो रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट करने के लिए हम लोग यूजुअली यूज करते हैं पेरोक्साइड का. अभी पेरोक्साइड देख सकते हो ऐसा दिखता है जहां भी ओ बॉन्ड ओ दिखेगा उसको हम लोग कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज. तो ये जो पेरोक्सी लिंकेज होता है इसका पहले क्या करना पड़ेगा इसको ब्रेक करवाना पड़ेगा ताकि इससे क्या बने एक फ्री रेडिकल बने. फ्री रेडिकल क्या होता है एक ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज होती है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल. अब ये जो फ्री रेडिकल स्पीशीज होती है ना ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि स्टेबल ही नहीं रहेगी सोल्यूशन में. वो क्या करेगी दूसरे जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना उनपे जाके अटैक करेगी जिसकी वजह से क्या होगा वो रिएक्टेंट खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा और फिर वो रिएक्शन करने लगेगा. तो जो कि हम चाहते थे तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले एक फ्री रेडिकल बनाएंगे. तो सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें पेरोक्साइड लेते हैं और उसका क्या करवाना है हमें होमोलिटिक फिजन. अब होमोलिटिक फिजन ही क्यों, क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है इन दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. अब क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली जाएंगे दोनों पे क्योंकि जो दोनों की एबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो सेम है. तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा. तो ये जो प्रोसेस होता है ना थ्रू विच ये बॉन्ड ब्रेक करता है इसको हम लोग कहते हैं होमोलिटिक फिजन. जब हमारे पास दोनों एटम जो कि बॉन्डेड हैं साथ में उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जब वो बॉन्ड ब्रेक करती है तो उस टाइम पे क्या होता है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन बोथ द एटम्स. तो उसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन. तो जैसे ही होमोलिटिक फिजन होगा हमारे पास ये फ्री रेडिकल स्पीशीज बन के रेडी होगी. अब ये जो फ्री रेडिकल स्पीशीज है जैसे ही ये अटैक करेगी इथीन के ऊपर इथीन का भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पे और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगी. जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बिकॉज
बिकॉज कार्बन कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये भी किस में जाएगा, होमोलिटिक फिजन में ही जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू स्पीशीज बनेगी वो भी क्या है, एक फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और यही सेम प्रोसेस जो है वो ना एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, जब तक पूरे के पूरे इथीन जितने भी हमारे रिएक्टर में प्रेजेंट है वो सारे के सारे एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, और फाइनली जाके जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, ये इथीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइंड रहेंगे वाया केमिकल बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, पॉलीमर। तो सिंस मेरा रिएक्टेंट इथीन था, तो मैं इस वाले पॉलीमर को बोलूंगी पॉलीइथीन। तो ऐसे जो है ना वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। अभी अगर इन जनरल में मैं कंक्लूड करके बोलूं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, तो उसमें मेन 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन स्टेप, जिसमें क्या होता है, हम बनाते हैं फ्री रेडिकल स्पीशीज जो कि हाईली रिएक्टिव होती है, ताकि वो हमारे रिएक्शन को इनिशिएट कर सके। और वो होता किससे है, वो होता है होमोलिटिक फिजन से। होमोलिटिक फिजन मतलब जब हमारे पास दो ऐसे एटम बॉन्डेड हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस टाइम पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब हम इसको एनर्जी देंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा, और दोनों भी जो एटम्स है दोनों को भी क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और ये वाली जो न्यूट्रल, क्योंकि इन पे चार्ज तो कुछ है नहीं, तो इनको हम बोलेंगे न्यूट्रल स्पीशीज। तो ये न्यूट्रल स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। तो ऐसा करके हमारे पास पहला क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप, जहां पे हम बनाएंगे फ्री रेडिकल। अब यही फ्री रेडिकल क्या करेगा, अटैक करेगा ऐसे, और अटैक करने के बाद क्या करेगा, हमारे पास हम और फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अब ये फ्री रेडिकल वापस से अटैक करेगा इथीन पे, और क्या होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप। ओके, अब ये प्रोपगेशन स्टेप के बाद में क्या होगा, लास्ट में समझो जैसे मेरा पूरा रिएक्टेंट एग्जॉस्ट हो गया, मतलब जितने भी इथीन प्रेजेंट थे सारे के सारे भी यूज्ड अप हो गए, तो अब क्या होगा रिएक्शन में, तो फाइनली जो कुछ भी फ्री रेडिकल्स बचे कुछ है रिएक्शन में, सोल्यूशन में जो कुछ भी बने हुए हैं, वो क्या करेंगे एक दूसरे के, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उनको भी अपनी एनर्जी कम करनी है, स्टेबलाइज करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे, क्योंकि वो एक स्टेबल बॉन्ड बना लेंगे। तो लास्ट स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। जैसे हमारा पूरा का पूरा रिएक्टेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो भी फ्री रेडिकल्स बचे हुए सोल्यूशन में या जो सिस्टम में, वो लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जो भी फ्री रेडिकल्स है वो लोग एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है उनकी प्रीवियस कंडीशन से। तो ऐसे करके हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होता है। अभी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला तो हमने देखा ही था ये पॉलीइथीन का एग्जांपल। एक और एग्जांपल जो आपके बुक में गिवन है वो है इसका क्लोरोइथीन का। तो क्लोरोइथीन कुछ ऐसा दिखता है। अभी आप ना इसको ना सिंपली मतलब एक ट्रिक से ऐसे समझ लो कि जब भी कोई भी आपको रिएक्टेंट दिया होगा उसका पॉलीमर बनाने के लिए, स्पेशली इथीन वाला, तो क्या करोगे, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसको आगे शिफ्ट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, अब आगे शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कार्बन के पास एक हाथ खाली हो जाएगा और ये भी कार्बन के पास एक हाथ खाली हो जाएगा। हाथ खाली हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी वो बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से भी बॉन्ड बनाएगा। अब वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, वो बॉन्ड खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। अब वो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ना एक सिंगल सिंगल, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। तो यही मॉलिक्यूल अपने आप को एन नंबर ऑफ टाइम से एक दूसरे से अटैच करेगा, और उस लंबी पूरी चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। अब क्योंकि ये जो रिएक्टेंट था ये क्लोरोइथीन था, तो इसके पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्लोरोइथीन बोलेंगे। अब ये जो क्लोरोइथीन है इसका दूसरा एक और नाम कॉमन नेम में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो होता है विनाइल क्लोराइड। तो अगर विनाइल क्लोराइड का मैं नाम लिखूं इसके पॉलीमर के हिसाब से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका एब्रिविएशन क्या होता है, पीवीसी होता है। अभी आपने सुना ही होगा पीवीसी पाइप्स करके, तो वो जो पाइप्स बनते हैं ना उस वो पीवीसी मटेरियल से बनते हैं। और पीवीसी मटेरियल क्या होता है, ये वही पॉलीमर है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉलीमर का एग्जांपल है वो ये है। अभी यहाँ पे ना इसका ये जो नाम है, जो स्पीशीज है, हमें दिख रहा है कि इथीन वाली ही स्पीशीज है, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है और इसमें एक डबल बॉन्ड है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय 2 फ्लोरीन है, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे। अब ये काफी सिंपल है, मैंने इवन नॉमेनक्लेचर में भी सिखाया है, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे कितने फ्लोरीन दिख रही है रिएक्टेंट में, तो इसको 4 दिख रहे हैं, तो 4 फ्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा। और फ्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं, नेम लिखते हैं
वाले टाइम पे। और क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईथ। और यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे ईन। तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोईथीन। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका बनाएंगे मोनोमर। जैसे ही इसका मोनोमर बन जाएगा, दैट इज हम इसका पहले हाथ फ्री कर देंगे। तो जैसे हमने ये बॉन्ड को शिफ्ट किया, अब एक बॉन्ड यहाँ पे भी लग सकता है और एक बॉन्ड यहाँ पे भी लग सकता है, मतलब यहाँ से भी अटैचमेंट हो सकती है, यहाँ से भी अटैचमेंट हो सकती है। तो ये जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। अब जैसे ही ये मोनोमर अपने आप को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा तो वो n यहाँ पे चला जाएगा। अब n जब यहाँ पे चला गया, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने आप को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर लिया है। तो अब ये क्या बन गया है, पॉलीमर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। और इन जनरल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डे टू डे लाइफ में इसको हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन। अब ये क्या होता है, वो जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं और नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं ना, उन सब में इसकी कोटिंग का यूज होता है। इट इज नथिंग बट टेफ्लॉन कोटिंग। ठीक है, तो ऐसी है ना एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में लास्ट टॉपिक था एडिशन पॉलीमराइजेशन का, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सेम है, विनाइल क्लोराइड वाला ही है, तो इसको मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी, वही सेम रिएक्शन है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जब कोई एटम क्या करता है, दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम द रिएक्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो, अभी मेरे पास एक मीथेन है। मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है उसको क्या कर दिया, एक Cl ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे जाके वो बैठ गया। तो मैं क्या बोलूंगी कि Cl ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, समझा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे क्या होता है, एक ग्रुप दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर देता है, मतलब रिएक्टेंट में के दूसरे ग्रुप को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना तीन तरीके से हो सकता है, या तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या तो वो न्यूक्लियोफिलिक फॉलो करके हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक फॉलो करके हो सकता है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ फ्री रेडिकल का पढ़ेंगे, बाकी दो जो है वो आने वाले सेशंस में उसको कवर करेंगे हम लोग। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, वो सिर्फ एल्केन्स में देखने को लिए मिलता है। अभी इसका रीजन क्या है, बिकॉज एल्केन्स जो है ना, उसके अंदर हमें पता है कि वो लोग कार्बन हाइड्रोजन कंसिस्टिंग स्पीशीज होते हैं। सेकेंडली उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, वो एकदम सैचुरेटेड होते हैं, उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वाई दे वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उनका हेड टू हेड ओवरलैप होता है, या फिर हम कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैप हो सकता है। तो अब ये क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैप है, ये ओवरलैप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उनके ऑर्बिटल्स का, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल। और हमें पता है जैसी स्टेबिलिटी आती है वैसे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। तो इनकी जो सिस्टम की एनर्जी होती है, मतलब इन बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, वो बहुत कम होती है। इतनी कम कि वो लोग रिएक्ट भी नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। वही अगर हम लोग पाई बॉन्ड को देखें, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड बाय साइड ओवरलैप होता है। ये दिख रहा है साइड बाय साइड ओवरलैप ऐसे। तो ये साइड बाय साइड ओवरलैप की वजह से क्या होता है, ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप नहीं होता ना, इसलिए इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती जितनी की सिग्मा बॉन्ड्स होती है। तो इसकी वजह से ये लोग थोड़ा इजीली रिएक्शन में चले जाते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड्स को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन में जाए। तो क्योंकि एल्केन्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसीलिए ये जो एल्केन्स होते हैं ना, ये लोग बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये पहली चीज है। अभी क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये लोग सिर्फ दो टाइप के रिएक्शंस में जाते हैं, या तो वो कंबशन में जाएंगे या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएंगे। और कंबशन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट मतलब फ्यूचर सेशंस में कवर करेंगे, बट अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें क्योंकि एल्केन्स बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनकी बॉन्ड को ब्रेक करके उनको रिएक्शन में जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हम लोग हमेशा उनका रिएक्शन यूवी लाइट में करवाते हैं। और जो मैकेनिज्म वो लोग फॉलो करते हैं, वो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अल्केन की बॉन्ड ब्रेक होगी बिकॉज वी आर गिविंग एनर्जी, तो बॉन्ड जो है वो दो टाइप से ब्रेक हो सकती है। पहला तो होता है होमोलिटिक फिशन, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन मतलब क्या होता है, जब हमारे पास वो जो दोनों भी एटम बॉन्डेड टुगेदर है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो दोनों को भी वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेंगे। दैट इज इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड दिस विल ऑल्सो गेट वन इलेक्ट्रॉन। सो these neutral species are called as what?
फ्री रेडिकल्स। ओके, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इनके पास सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है उसमें के जो एटम्स होते हैं जो बॉन्डेड होते हैं, उनमें से दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस होता है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, एक की कम रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम कहते हैं केटायन, नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम कहते हैं एनायन। तो हेटेरोलिटिक फिजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, whereas homolytic fission will result in the formation of a free radical। अब क्योंकि एल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एल्केन्स क्या फॉलो करते हैं, होमोलिटिक फिजन फॉलो करते हैं जब वो लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाते हैं। एक कंक्लूजन पॉइंट है जो पता होना चाहिए कि जब ये दोनों फिजन होते हैं, मतलब होमोलिटिक भी और हेटेरोलिटिक भी, दोनों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एंड इन ऑर्डर टू ब्रेक अ बॉन्ड वी नीड एनर्जी। क्योंकि हेटेरोलिटिक फिजन में कैटायंस एंड एनायंस बनते हैं, और कैटायन एनायन बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो बॉन्ड जो है वो अनइक्वली ब्रेक हो। तो इसीलिए ये जो हेटेरोलिटिक फिजन होता है इसको ज्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू होमोलिटिक फिजन के। नाउ अभी इन कंक्लूजन अगर समझो मुझे एल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, तो स्पेशली हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्केन्स और हैलोजेंस का, कि कैसे हैलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं एल्केन्स के साथ में। तो उसके लिए तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। पहली चीज कि एल्केन्स को रिएक्ट करने के लिए हमें हमारे पास हैलोजन होना चाहिए, और कौन से हैलोजेंस यूज करते हैं हम लोग, क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूवी लाइट होनी चाहिए, बिकॉज एल्केन्स बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, तो उनकी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी नीड एनर्जी, तो हम क्या यूज करते हैं, यूवी लाइट यूज करते हैं। दूसरी चीज हमें एक और क्या याद रखना है कि इस रिएक्शन में जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो इसमें जो कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है एल्केन के, वो रिप्लेस होंगे किससे, हैलोजन से। नहीं तो आप लोग एग्जाम में क्या कर दोगे, सीधा कार्बन को ही रिप्लेस कर दोगे, तो याद रखो पहले हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्दर कैसे करना है वो पूरा मैकेनिज्म, बट ये कुछ चीजें याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि चलो ठीक है हम लोग फ्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं, बट फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं यूज करते? वेल द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। अब क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, पर तो जो रिएक्शन है ज्यादा ही अनकंट्रोलेबल है, जबकि जो आयोडीन है वो क्या है, बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। अब क्योंकि वो इतना कम रिएक्टिव है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे रिएक्शन वो करता है तो वो सब्स्टिट्यूट तो कर देता है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन तो हो जाता है, मतलब कि आयोडीन क्या करेगा, जो एल्केन है उसका वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्लेस तो कर देता है, बट क्या होता है थोड़ी देर बाद वापस वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, तो कुछ सेंस नहीं बनता वो रिएक्शन करवाने का। हेंस वी डू नॉट यूज फ्लोरीन एंड आयोडीन in order to carry out free radical substitution reaction in alkanes। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि अभी फिलहाल एकदम फंडामेंटल बेसिक्स पे बेस्ड है। विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरीन फ्री रेडिकल आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स, हमें तो पता ही है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट वाला तो एब्सोल्युटली करेक्ट ही है। इट इज एन अनचार्ज स्पीशीज, इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। वेल ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो हमें पता है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। और दूसरी चीज, अगर क्लोरीन का फ्री रेडिकल हुआ, तो क्लोरीन जब उसको हम लोग यूवी लाइट में रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि दोनों भी क्लोरीन एटम ही है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी दोनों का जो बॉन्ड है वो कैसे इक्वली ब्रेक होगा, यानी होमोलिटिक फिजन फॉलो करेगा। तो क्लोरीन के, इस वाले क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, इस वाले क्लोरीन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो स्पीशीज बनेगी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल स्पीशीज कहते हैं। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, एंड वी नो इट, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके पास सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है, फ्री रेडिकल है एंड इट इज न्यूट्रल। और ये कैसे बना है, इसने होमोलिटिक फिजन फॉलो करके बनाया, मतलब ये तीनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, मतलब डी वाला करेक्ट ऑप्शन है।
अभी क्या कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, बट वापस से एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं कि जब हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, इवन इन केस ऑफ एल्केन्स, इसमें भी तीन ही स्टेप्स होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए थे। पहला स्टेप्स होगा इनिशिएशन स्टेप, जहां पे हम क्या करेंगे, एक फ्री रेडिकल स्पीशीज को जनरेट करवाएंगे। उससे क्या होगा, वो जो फ्री रेडिकल स्पीशीज जो कि हाईली रिएक्टिव होगी, वो इजीली अटैक करेगी किसके ऊपर, हमारे एल्केन के ऊपर, और उससे क्या बनाएगी, उससे बनाएगी हमारे पास अनदर फ्री रेडिकल, जो कि क्या करेगा, प्रोपगेशन स्टेप में जाके हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाएगा। मतलब क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं ना। तो वो जो फ्री रेडिकल बनेगा पहले स्टेप में, वो क्या करेगा, प्रोपगेशन में उसको जो एल्केन के हाइड्रोजन है उनको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो जैसे इनिशिएशन में क्या होगा, पहले फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, तो ये जो Cl है वो क्या होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो कि इनिशिएशन स्टेप था। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे किसके ऊपर, हमारे एल्केन पे, और उसका जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जैसे उसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वापस से CH3 फ्री रेडिकल और HCl। अब ये CH3 फ्री रेडिकल वेरी अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और ऐसे ही ये रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा, मतलब वापस ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा। और ये कंटिन्यू कब तक होता जाएगा, जब तक पूरा का पूरा जो भी एल्केन हमने डाला है पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो ये जैसे ही पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो प्रोपगेशन स्टेप खत्म हो जाएगा, और फिर आएगा हमारा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, सिस्टम में जो भी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है, वो लोग एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे करके वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और पूरे सिस्टम में क्या होगा, अब फ्री रेडिकल की बजाय सारे के सारे न्यूट्रल स्टेबल स्पीशीज बच जाएंगे, और रिएक्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे करके अल्केन्स का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, विच कंपाउंड्स कुड बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि इथेन का हमने अल्केन लिया है, और उसके अंदर हम लोग ने क्लोरीन ऐड किया है, और उसके बाद हम उसका क्या करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते टाइम पे। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे उसका पूरा मैकेनिज्म लिखना ही पड़ेगा, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे वो वाले तो मेरे ऑप्शंस गलत होंगे, है ना, और जो वाला बन रहा होगा उसको मैं राइट टिक कर दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशिएशन स्टेप लिखेंगे। तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इथेन पे अटैक करेगा, और इथेन का एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो उससे हमें मिलेगा इथाइल फ्री रेडिकल। अब जैसे इथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा, वो अटैक करेगा क्लोरीन पे, उससे मुझे क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, दिख रहा है ना, वापस से Cl फ्री रेडिकल आया, तो ये कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक पूरा का पूरा इथेन एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप होगा। तो एग्जाम में इतने पूरे स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने रफ वर्क के लिए एक दो स्टेप्स लिख लो, तो तुमको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं। अब वही जो फ्री रेडिकल्स बने हैं उनको कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो टर्मिनेशन स्टेप में। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल बना है, तो मैं Cl को ऐड कर दूंगी, तो टर्मिनेशन में Cl2। फिर मुझे दिख रहा है कि ये इथाइल और Cl भी कंबाइन हो सकते हैं, तो इन दोनों को कर दूं, तो ये फिर इथाइल खुद के साथ भी तो कंबाइन हो सकता है ना, बिकॉज थोड़ी ना सिर्फ एक इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और भी होंगे, तो वो इथाइल इथाइल के साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, ब्यूटेन। और मुझे ये ब्यूटेन दिख रहा है यहाँ ऑप्शन में, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो एग्जाम में कैसे थोड़ा स्मार्टली करना, दो स्टेप लिख दोगे तो उसके बाद भी जो फ्री रेडिकल बना है उनको ही कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर दो, तो तुमको टर्मिनेशन स्टेप में भी जो जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो पता चल जाएंगे। फिर क्वेश्चन 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास वापस यहाँ पे एक इथेन है और उसके साथ क्लोरीन है, और फिर उसमें यूवी लाइट है। तो हमें बताना है कि अगर मैंने उसका जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाया है, तो उसमें इन ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब मुझे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, बनेगा वाला टिक करके आ जाओगे, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं बनेगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
बनेगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे, सेम मैकेनिज्म आएगा। तो अब हम खाली क्रॉस चेक करेंगे कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये क्लोरो इथेन बना है करके, तो ये करेक्ट वाला है। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये 1,1 डाइक्लोरो इथेन वाला भी बना है, ये भी करेक्ट है। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में ब्यूटेन वाला भी बना है, तो ये भी करेक्ट है। सिर्फ मुझे ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन वाला कहीं पे भी नहीं दिख रहा है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यही वाला क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इस वाले को तुम एग्जाम में मार्क करके आओगे। Next question है, ethane reacts with bromine in presence of ultraviolet light to form dibromoethane and hydrogen bromide. The reaction proceeds via free radical substitution involving initiation, propagation and termination steps. What is the minimum number of free radical mechanism steps to produce dibromoethane? अब देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसने क्या बोला है कि ये जो डाइब्रोमोइथेन है ना, इसको बनने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, बस उनको काउंट करके तुमको ऑप्शंस में से टिक मार्क करना है। तो सिंपल है, तुम पहले क्या करोगे, उसका मैकेनिज्म लिख लो, और जहां पे डाइब्रोमो इथेन बन गया वहीं पे रुक जाओ, और उसके बाद सारे स्टेप्स काउंट कर लो। तो जितने स्टेप्स लगे हैं वही सीधा मार्क कर देना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितने लगे हैं, 1, और यहाँ पे 4 है, मतलब कितने 5 स्टेप्स मुझे लग रहे हैं। अब यही सेम मैकेनिज्म को तुम एक और तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे भी मुझे जैसे टर्मिनेशन स्टेप में डाइब्रोमो इथेन मिल गया, मैं यहीं पे रुक जाऊंगी और मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लूंगी। तो मुझे वापस से क्या आ रहा है, 5। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5 स्टेप्स लगेंगे डाइब्रोमो इथेन बनाने के लिए। अगर स्मार्टली थोड़ा करके जाओगे तो आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये जो 5th क्वेश्चन है तुम लोग खुद से ट्राई करोगे और इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आई विल श्योरली रिप्लाई वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। अगर कुछ क्वेरी है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई इट। With this, we have completed our session. Thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe to Artistic Atom channel. See you in the next session.